हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ए आर लोन। आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, एनवायरनमेंट साइंस के अंदर जो क्लास 11th है, यूनिट नंबर 1 के अंदर ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है वो पूछा गया है सिलेबस के अंदर। और ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि अक्सर तौर पे हमने देखा है कि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है, चाहे शॉर्ट की बात करें चाहे लॉन्ग आंसर टाइप की बात करें, ये दोनों जो है फॉर्म्स के अंदर पूछा गया है। में सबसे पहले हम बात करेंगे। हमने एक सिंपल नोट बनाया है आपके लिए ताकि आपको इजी याद हो जाए। करना क्या है और आज आपको क्या क्या कुछ पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ हम ओरिजिन ऑफ अर्थ देखेंगे। इसमें जो पहले हाइपोथेसिस आ चुकी हैं, हम कह सकते हैं जो ओल्ड थ्योरीज थी या हाइपोथेसिस थी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद हम उनमें से एक नेबुलर हाइपोथेसिस है, ये पढ़ेंगे। नेबुलर हाइपोथेसिस के बाद जो दूसरा पोर्शन हमारा रहेगा वो रहेगा कि जो प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस है, ये क्या होती है, इसका क्या जो है रोल रहता है ओरिजिन ऑफ अर्थ में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि 1950 में जो ओटो शैमिड आए रशिया के और कार्ल वेजेस्कर जर्मनी के, इन्होंने नेबुला हाइपोथेसिस के बारे में क्या कुछ बोला, क्यों रिवाइज किया। उसके बाद हम आएंगे सीधा जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम मॉडर्न एक्सेप्टेड थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग किसने दी, कैसे हुई, क्या हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे कि जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स क्यों है, इसे हम क्यों कहते हैं। इससे पहले हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, चाहे 1 मार्क्स के आपके एग्जाम के अंदर, आपको मतलब है आपको एग्जाम के अंदर क्या लिखना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, 2 मार्क्स के भी आएंगे, 3 मार्क्स के भी आएंगे और 5 मार्क्स के भी आएंगे। पहली बात यह है, तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि जो ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ ये कब हुआ। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, ये इसका आंसर आएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो क्या है, जो नेबुला हाइपोथेसिस है, नेबुला हाइपोथेसिस को देने वाले कौन थे, उस साइंटिस्ट का नाम था इमैनुअल कैंट, जिन्होंने 1755 में नेबुला हाइपोथेसिस दी। ये जो पिक्चर है ये कैंट साहब की है। उसके बाद लैप्लेस ने भी इसको रिवाइज किया नेबुला हाइपोथेसिस को 1796 में, और उसका नाम दे दिया लैप्लेस नेबुलर हाइपोथेसिस। 1905 में दो साइंटिस्ट आए, चैम्बरलिन एंड मोल्टन, इन्होंने दिया प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस। अब क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का कि प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस देने वाले कौन थे। तो ये दो बंदे थे और कब दिया, 1905 में दिया। साथ में ये क्वेश्चन आ सकता है टाइडल हाइपोथेसिस के बारे में, इसको देने वाले कौन थे, ये जेम्स जीन्स और सर हॉल जेफरी ने सपोर्ट किया है इसी जो प्लैनेटेसिमल थ्योरी है इसको, तो ये भी आ सकता है। उसके बाद आता है जी 1950 में रशिया के शैमिड और जर्मनी के कार्ल वेजेस्कर ने नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया। इसने क्या कुछ किया ये भी हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन बन गए 1-1 मार्क्स के। और अब यहां से ही जब अपना नोट बनाओगे या आप एग्जाम के अंदर लिखोगे, तो ये जो है पॉइंट्स आपको लिखने हैं। पहला पॉइंट लिखना आप कि ए लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वेयर पुट फोर्थ बाय डिफरेंट फिलोसफर, कि बहुत सारे हाइपोथेसिस आई, डिफरेंट फिलोसफर ने लाई, ठीक है, कि ओरिजिन ऑफ अर्थ किस तरह से हुआ। उसके बाद आप पॉइंट मेंशन करना एग्जाम के अंदर कि 1755 में जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कैंट आए, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में नेबुला हाइपोथेसिस दिए, ठीक है, और साथ में लैप्लेस आए, उन्होंने रिवाइज किया। उसके बाद आप पॉइंट लिखना एग्जाम के अंदर 1905 में चैम्बरलिन और मोल्टन ने प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस दी, और बाद में जेम्स जीन्स और हाइल जेफरी ने टाइडल हाइपोथेसिस के नाम पे नेक्स्ट जो है हाइपोथेसिस दी और सपोर्ट किया प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस को। ये क्या है हम आगे पढ़ेंगे। 1950 में ओटो शैमिड रशिया के और जर्मनी के कार्ल वेजेस्कर ने इसी को रिवाइज किया। और हम देखेंगे पहले नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है ना।
ये पॉइंट आप नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, इसलिए ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। पहला क्वेश्चन या पहला जो पॉइंट है वो है नेबुलर हाइपोथेसिस होता क्या है। आपको लिखना है नेबुलर हाइपोथेसिस, हेडिंग दे के आगे लिख के पहला पॉइंट लिखना है कि जो एमिनुअल केंट थे इन्होंने हाइपोथेसिस 1755 में दिया। दूसरा पॉइंट लिखना आपको नेबुला क्या है। नेबुला देखिए क्या था, ये क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस। जैसे यहाँ पे आपको ये नेबुला दिख रहा है, ये नेबुला है, ये क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। ये समझो कि इन्होंने नेबुला हाइपोथेसिस में क्या कहा कि ये जो ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ है ये नेबुलर हाइपोथेसिस है, ये नेबुला से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है, ये नेबुलर हाइपोथेसिस है। इन्होंने कहा कि जो भी चीज बनी हुई है वो नेबुला क्लाउड से बनी हुई है, ये स्पेस के अंदर था। अब क्या हुआ, इसके अंदर मॉलिक्यूलर गैस, जैसे हम बात करें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम था, साथ में डस्ट था, डस्ट और ये जो गैसेस थी ये जो मिलके ये क्या बन गया, क्लाउड बन गया। जब ये क्लाउड बना इसके अंदर रोटेशन हुई, बहुत ज्यादा रोटेशन हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हाइड्रोजन और हीलियम थे वो सेंटर में आ गए। वो किस में आ गए, वो सेंटर में आ गए। ठीक है ना, हाइड्रोजन और हीलियम किस में आ गए, सेंटर में आ गए। किसकी वजह से, सेल्फ ग्रेविटी की वजह से। उसके बाद क्या हुआ, ये जो गैस क्लाउड था ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हाइड्रोजन और हीलियम था ये जब मिले, हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, हीलियम और हाइड्रोजन जब मिले तब क्या हुआ, फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हुई। कौन सी प्रोसेस हुई, फ्यूजन प्रोसेस हुई। जब फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हुई तो जो बिगेस्ट स्टार ऑफ यूनिवर्स है सन का फॉर्मेशन हुआ। देखिए जो स्टार थे ना, स्टार पहले बने हुए, ठीक है ना, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। प्लैनेट्स जो हैं बाद में हैं, 1 बिलियन ईयर्स एगो। ये भी आपको याद रखना है। और क्या पॉइंट याद रखना है, जो हैवियर एलिमेंट्स थे जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, फास्फोरस, वो उन्होंने मूव किया सेंटर में। किस में मूव किया, सेंटर में मूव किया। और क्या हुआ, जो लोअर डेंसिटी के एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन और बात करें हीलियम की, ये इन्होंने क्या बना लिया, इसने सन बना लिया। ठीक है ना, तो डेंसर जो एलिमेंट्स थे, डेंसर एलिमेंट्स ने प्लैनेट्स बनाए। क्या बनाए, देखिए हम आगे देखेंगे। हुआ क्या, जो डेंसर एलिमेंट्स थे ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, जैसे ये सन है और हाइड्रोजन और हीलियम का बना लो डेंसिटी का था, और बाकी जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो थे डेंसर एलिमेंट्स थे वो कहाँ चले गए, वो फार अवे हो गए, वो सेंटर से आगे चले गए, दूर चले गए। ठीक है ना, अब उसके अंदर क्या हुआ, क्लम्प्स ऑफ क्लाउड्स। देखो क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ क्लम्प्स ऑफ क्लाउड्स, बहुत सारे क्लाउड्स बनने स्टार्ट हुए। जब क्लाउड्स बनने स्टार्ट हुए तब क्या हुआ, एक स्मॉलर नेबुलास बने। स्मॉलर नेबुलास जब बने तब उसके अंदर फर्दर रोटेशन हुई, फ्रिक्शन हुई, कोलिजन हुआ पार्टिकल्स का, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन सब का मिल मिला के क्या हुआ, प्लैनेट्स जो हैं वो बने। तो थ्रू प्रोसेस ऑफ एक्रेशन, तो ये था। अब नेक्स्ट है प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस। होता क्या है, 1905 में चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने इसको दिया हाइपोथेसिस को। इसने कहा कि एक वेंडरिंग स्टार जो है, जिसे हम इंट्रूडिंग स्टार कहते हैं, उसने सन को अप्रोच किया। एज ए रिजल्ट एक सिगार शेप्ड एक्सटेंशन जो है मटेरियल की वो सेपरेट हुई फ्रॉम द सोलर सरफेस। उसके बाद क्या हुआ, एज द पासिंग स्टार मूव्ड अवे द मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस continued to resolve around the sun and it slowly condensed into planets। इसको सपोर्ट किया जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हैरोल्ड जेफरी टेलर। देखो क्या है, ये सब सिंपल है, आप बिल्कुल सिंपल देखोगे। होता क्या है, यहाँ पे ओरिजिनली दो स्टार हैं, एक आप देखेंगे सन है, एक इंट्रूडिंग जो स्टार है जैसे हमने बताया। होता क्या है, ये जो प्रिमिटिव सन था ये बहुत हॉट था। क्या था, बहुत ज्यादा हॉट था, और इसके अंदर गैसेस थी और ये रोटेट करता था ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है ना, उसके बाद हुआ क्या, देखिए पहली बात ये है, ये एक प्रिमिटिव सन था, सॉरी सन ये है, प्रिमिटिव सन ये था। प्रिमिटिव सन क्या था, इसके अंदर हॉट गैसेस थी और मैटर था,
और ये स्टेशनरी इसकी जो है मूवमेंट थी, ये रोटेट करता था उस अपने एक्सिस के ऊपर। हुआ क्या, एक स्टार ने, यहां से एक स्टार निकला, यहां से इसके साइड से होता हुआ आगे की तरफ चलता गया एक स्टार। इस स्टार का नाम दिया इंट्रूडिंग स्टार। क्या बोला, इंट्रूडिंग स्टार कहा। ये रिलेटिवली वेरी हैवियर देन द सन। ये जो था ये सन से हैवियर था, ये सन से हैवियर था। तो इसने मूवमेंट स्टार्ट की। अब होता क्या है, जब इंट्रूडिंग स्टार इसके नजदीक नजदीक चलता था, जब इसके नजदीक था, तो इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स, याद रखना, जब ये नजदीक था, जब ये यहां था, तब जो ग्रेविटेशनल थी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सिगार था, ये जो सिगार है, ये सिगार सन के साथ था। ये किसके साथ था, सन के साथ चिपका हुआ था। जब यहां से स्टार गुजरने लगा तो ये सिगार जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये स्टार की तरफ आता गया। ठीक है, हुआ क्या, जो ही ये आगे की तरफ बढ़ता गया, जब जहां तक इसका वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगी, तो ये जो सिगार था ये इजेक्ट हो गया, ये अलग हो गया। किससे अलग हो गया, ये अलग हो गया सन से। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रिमिटिव सन है, आप देख सकते हैं ये स्टार है, ये स्टार यहाँ पे नहीं था, ये यहाँ से गुजर के आया, तो यहाँ पे इसने जब ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ी इसको, तो ये एक जो साथ में सिगार था इसको साथ ले गया आया। ठीक है, अब क्या हुआ, जीन्स ने इसे क्या कहा, जेम्स जीन्स ने इसको कह दिया फिलामेंट। क्या बोल दिया इसका नाम रख दिया फिलामेंट। तो ये जो स्टार था ये सन की तरफ, ऊपर की तरफ ये चलता रहा, घूमता रहा। अब ये जो बाकी थे वो क्या बन गए, वो आगे इसके प्लैनेट्स बन गए। ठीक है, ये किसका कहना है, ये इस थ्योरी का, इस हाइपोथेसिस का कहना है, चाहे टाइडल हाइपोथेसिस हो या प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस हो, इनका ये कहना है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से इसने बताया ये चीज। उसके बाद आता है जी एक और, दो साइंटिस्ट और आते हैं 1959 में, ओटो शैमिड इन रशिया का, कॉल वेजिक्सकर ने, ये जर्मनी का था। इन्होंने कहा कि जो नेबुला, जैसे हाइड्रोजन हीलियम डस्ट इसके अंदर होता है, ये सराउंड करते हैं, सराउंडेड बाय नेबुला। इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो फ्रिक्शन है और कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल्स है, ये एक डिस्क शेप्ड क्लाउड बनाते हैं और प्लैनेट्स भी बनते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रेशन। इसने कहा थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रेशन, मतलब लेयरों में। ठीक है, ऐसे प्रोसेस में बनते हैं। अर्ली थ्योरीज हैव शेप्ड आवर थिंकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स बट दीज थ्योरीज आर नॉट वाइडली एक्सेप्टेड। तो इसने इसी में यही ऐड किया था कि इसका एक एक्रेशन है, ठीक है ना, इसका अपना एक पाथ होता है जो ये बनाता है। इसने ये चीज़ें ऐड की थी, तो इसने एक्सप्लेन किया था ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में भी। तो अब ऑलमोस्ट देखा जाए इसने भी इसी को फॉलो किया था जो पहली हाइपोथेसिस थी, लेकिन ये सभी जो हैं वो रिजेक्ट हुई। अब एक्सेप्ट कौन सी हुई, एक्सेप्ट हुई थी बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न एक्सेप्टेड थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहली बात यह है, बिग बैंग ने कहा कि एक इसके अंदर एक सिंगुलरिटी है। सिंगुलरिटी का मतलब है कोई एक चीज आई, ठीक है, इस एक चीज से ए पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डेंसिटी एंड टेम्परेचर ने क्या कर दिया, इन्फ्लेशन कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया यूनिवर्स को। ठीक है ना, तो पहली बात यह है, ये कहता है द मोस्ट पॉपुलर आर्गुमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, द होल यूनिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए सिंगल प्राइमोर्डियल एटम, सिंगल थ्रू एक्सप्लोजन। क्या हुआ, फटा, एक्सप्लोजन हुआ। उसके बाद कहता है आल्सो नोन एज एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस से कहते हैं। अब क्वेश्चन एक मार्क्स का क्या बनता है, 1920 में एडवन हबल ने एविडेंस प्रोवाइड किया कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रही है। जो डिस्टेंस है बिटवीन द गैलेक्सी, उसने देखा कि वो इंक्रीज हो रहा है। द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपेंडिंग। साइंटिस्टों ने बिलीव किया कि जो स्पेस है बिटवीन द गैलेक्सी इज इंक्रीजिंग। ऑब्जर्वेशन डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज, बट बिग बैंग जो है ओरिजिनली इसको फॉर्मुलाइज किसने किया था, जॉर्ज
लैमीटर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एडवन हबल का भी आ सकता है एक्सपेंशन के ऊपर। तो एक एक मार्क्स से क्वेश्चन आप यहाँ से याद कीजिएगा। बिग बैंग के ऊपर अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा वाला भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है, इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टिनी बाल। एक बाल था जिस सिंगुलर एटम था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, वो बहुत डेंसिटी थी। तो कहा जाता है 13.7 बिलियन ईयर बिफोर द प्रेजेंट ह्यूज एक्सपेंशन टुक प्लेस। कितना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, बहुत बड़ा एक्सपेंशन जो है वो टुक प्लेस हुआ। एक्सपेंशन, टाइम, एनर्जी, मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, सब ये एक्सपेंशन के ऊपर आते हैं। तो बताया जाता है कि विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर क्या हुआ, उसके बाद ड्रॉप हुआ टू 4500 केल्विन, और उसने एटॉमिक मैटर को जन्म दिया, और यूनिवर्स जो है वो ट्रांसपेरेंट होगी। एक फ्रेड हॉयले जो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट इसने दिया 1948 में। तो उसने ये कहा कि यूनिवर्स जो है ये रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट गैलेक्सीज आर इंक्रीजिंगली, ये बाद में रिजेक्टेड बिकॉज एविडेंस शो यूनिवर्स एक्सपेंडिंग, ये रिजेक्ट हो गया था। यूनिवर्स भी जो है वो शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक्रेशन है, यहाँ पे सोलर नेबुला कोलैप्स हुआ, प्लैनेटरी कोर्स, जुपिटर, मार्स, अर्थ, मून। तो ये बताता है कि किस तरह से एक्रेशन जो है देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्स जो है ये एक्सपेंड कर रही है, ये बिग बैंग ने कहा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, छोटी सी एग्जांपल है, एवरी रेजन इन ए राइजिंग लोफ ऑफ रेजन ब्रेड विल सी एवरी अदर रेजन एक्सपेंडिंग अवे फ्रॉम इट। ठीक है, जितना एक्सपेंड करोगे वो एक्सपेंड होते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा बहुत और मैं आपको पॉइंट्स, इसके एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़ा मैं दिखाता हूँ बिग बैंग के ऊपर आ सकते हैं। सबसे पहली चीज आप लिखना, जो बिग बैंग है ये है सिंगुलरिटी। क्या है आएगा, सिंगुलरिटी का मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट था। क्या था, एक ही पॉइंट था जो कि इन्फिनाइट, जिसके अंदर डेंसिटी थी, क्या थी, इन्फिनाइट डेंसिटी थी, और क्या था, और टेम्परेचर था। दूसरा पॉइंट आप लिखना, इन्फ्लेशन। क्या आता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अंदर क्या आएगा कि रैपिड एक्सपेंशन हुआ। क्या हुआ, रैपिड एक्सपेंशन हुआ यूनिवर्स का, और जो रैपिड यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ इसे हम कहते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं हम, कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। ये पॉइंट लिख लेना। तीसरा पॉइंट लिख लेना कि उसके बाद हुआ फॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। किसका, फंडामेंटल पार्टिकल्स का क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। यूनिवर्स जब एक्सपेंड हुआ उसके बाद कूल हुआ, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, जैसे आप बात करें क्वार्क्स या हम बात करें लिप्टन्स, क्वार्क्स और लिप्टन्स का भी जिक्र है, ये बने, लिप्टन्स और क्वार्क्स बने जब फॉर्मेशन हुआ फंडामेंटल पार्टिकल्स का। उसके बाद हम बात करेंगे आगे क्या हुआ, आगे की तरफ हम देखते उसके हैं बाद क्या हुआ। जो पार्टिकल्स थे, जैसे लिप्टॉन्स और क्वार्क्स की हम बात करें, वो जो पार्टिकल्स थे, दीज पार्टिकल्स कंबाइन, वो जब कंबाइन तो उन्होंने बनाया टू फॉर्म प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, पांचवी चीज जो है वो आपको पढ़नी है, जब उसके बाद हुआ फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लिय। एटॉमिक न्यूक्लिय का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है कंबाइन हुए। जब बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स कूल हुई, तो जो न्यूक्लिय था ऑफ हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, ठीक है ना, वो बना। उसके बाद क्या आता है, छठा जो है वो आता है, उसके बाद बना फॉर्मेशन ऑफ एटम्स। फॉर्मेशन ऑफ एटम्स हुआ। तो रफली बताया जाता है 3,18,000 ईयर्स आफ्टर बिग बैंग यूनिवर्स क्या हुआ, वो कूल हुई। जो इलेक्ट्रॉन थे वो कंबाइन हुए न्यूक्लियर के साथ, उसने एटम बनाया, और उस जो फॉर्मेशन थी उसी फॉर्मेशन को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं। उसके बाद सातवां जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जिसे हम कहते हैं CMB। इससे क्या हुआ, जो फोटॉन्स थे वो डीकॉपल्ड हुए फ्रॉम मैटर, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है
8वां फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज और स्टार्स, ग्रेविटी कॉज्ड रीजन्स ऑफ हाई डेंसिटी। तो उसके बाद एक्सपेंशन हुआ यूनिवर्स का। यूनिवर्स के जब एक्सपेंशन की बात आती है तो हबल्स लॉ जो है, यूनिवर्स कंटिन्यू टू एक्सपेंड टू दिस डे विद गैलेक्सीज मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स जो है ये कहा जाता है बिग बैंग के बारे में, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस तरह से अगर आप नोट्स बनाओगे, एग्ज़ाम के अंदर लिखोगे, आई होप आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है नहीं। जो कुछ इंपॉर्टेंट था वो मैं आपके लेकर आया था। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपको जो पीडीएफ जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करके याद कर सकते हैं।